नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और हम फिर से बात करने वाले हैं ईरान और उसके सीज फायर और उसके बाद इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता की। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस्लामाबाद पर है क्योंकि ईरान वॉर से पूरी दुनिया पर असर पड़ा। तेल के दाम बढ़ गए, सब देशों में इन्फ्लेशनरी ताकतें जोर पकड़ रही हैं और इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे पुराने मित्र उमाशंकर सिंह। विदेशी मामलों में, रणनीतिक मामलों में उनकी समझ लाजवाब है। आप उमाशंकर सिंह का यूट्यूब चैनल है उमाशंकर पॉइंट, आप उसको देख सकते हैं। उमाशंकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रायसीना रिपोर्ट्स पे। आप पहली बार मेरे दर्शकों से जुड़ रहे हैं। शुक्रिया राजेश। उमाशंकर, ये बताइए, इस्लामाबाद पहली बार बहुत सालों बाद पूरी दुनिया की नजर में है और इस बार कोई नेगेटिव मुद्दा नहीं है। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की निगाह इस्लामाबाद में है और अभी इंतजार जो है वहां पर ईरानी डेलीगेशन का है। थोड़ी देर पहले ये जानकारी आई थी कि वो डेलीगेशन आ गया है, लेकिन डेलीगेशन अभी पहुंचा नहीं है। जो जानकारी मुझे मिली उसके मुताबिक बंदर अब्बास पर जो पाकिस्तान की तरफ से जो विमान भेजे गए हैं वो इंतजार कर रहा है और जो अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनको आना है। गालिबाफ जो कि वहां की संसद के स्पीकर हैं, वो वहां के मुख्य वार्ताकार हैं, तो उनको आना है। और साथ में दो और जो शख्स हैं, जो कि एक काउंसिल है नेशनल सुप्रीम काउंसिल, उनके जो मेंबर हैं, सिक्योरिटी काउंसिल माफ कीजिएगा, उनके एक मेंबर हैं। और दूसरी बात है वहां के फॉरेन ऑफिस के एक और शख्स जो हैं। तो चार दलों का वार्ताकारों में चार लोग वहां पे शामिल हैं जिनको पहुंचना है। एक उम्मीद जो इस्लामाबाद से बताई जा रही वो ये कि क्योंकि जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के जेडी वैंस, कुशनर और साथ में विटकॉफ, ये तीनों जो हैं वो अमेरिका से चल पड़े हैं। थोड़ी देर पहले उनकी तस्वीर आई थी जब वो विमान में सवार हो रहे थे। उसके पहले उन्होंने प्रेस से थोड़ी सी बात भी की और उन्होंने ये कहा भी कि अगर ईरान कुछ खेल करने की कोशिश करता है तो फिर हम भी सख्त होंगे, और अगर ईरान वाकई में ईमानदारी से बात करना चाहता है तो हम उस हिसाब से बात करेंगे। ऐसा दिशा निर्देश जो है वो ट्रंप की तरफ से दिया गया है। ये जेडी वैंस ने विमान में चढ़ते हुए दिया। तो अब वहां पे निगाह इस बात पे है कि ईरानी डेलीगेशन क्यों आता है। और मैं आपको थोड़े में ये बता दूं कि अगर ये जो इंतजार है वो क्यों हो रहा है, जो डिले है ईरान की तरफ से क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से लेबनान में पिछले 2 दिनों से, और खासतौर पर अगर 15 दिनों के सीज फायर के ऐलान के बाद की बात करें, तो जिस तरीके से लेबनान में बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं, 200-250 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए हैं। ईरान की शर्त यह है कि लेबनान भी उस सीज फायर के दायरे में है और उस पर हमले इजरायल बंद करे, जबकि इजरायल का कहना है कि सीज फायर का पार्ट नहीं है। अब बहरहाल जो एक पेशकश की गई है नेतन्याहू की तरफ से, इजरायल के प्रधानमंत्री की तरफ से, कि डायरेक्ट लेबनान की सरकार और इजरायल के बीच बातचीत होगी, तो अब पेच इस बात पे फंसा हुआ है कि वो बातचीत ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच की बातचीत के बाद हो या उसके पहले हो। तो वो कुछ जो उस पे जो जटिलताएं हैं वो तय करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ईरान ने बहुत ही सख्त स्टैंड ले लिया हुआ है कि अगर लेबनान पे हमले जारी रहेंगे तो बातचीत के लिए नहीं आएगा। तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश चल रही है और इसलिए ये एक डिले जो है, जो इंतजार है वहां पर वो चल रहा है। जेडी वैंस जो है वो इस पूरे मामले में पिछले कुछ समय से लाइमलाइट से दूर थे और वो बिल्कुल भी शायद इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो पोस्ट ट्रंप जो है सिनेरियो में अपने आप को रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर, राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट के तौर पर देख रहे हैं। तो उनको ये समझ में आ रहा है कि इस वॉर से जुड़े रहने में राजनीतिक तौर पर क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, लेकिन अब शायद मजबूरी में उनको इसमें शामिल होना पड़ रहा है। बड़े अनिच्छुक किस्म के वार्ताकार हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, मैं अगर आपको थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि दूं तो जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, ये 20-21 जनवरी के आसपास की बात है, या माफ कीजिएगा, सॉरी 20-21 फरवरी के आसपास की बात है, क्योंकि 28 फरवरी से तो हमले शुरू हुए। तो 20 फरवरी के आसपास जो एक वहां पर एक पूर्व CIA के जो एजेंट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ तौर पे ये बात कही थी कि 2 शख्स जो कि करीब हैं ट्रंप के, उनमें से 2 शख्स जो हैं वो युद्ध के खिलाफ हैं। उन्होंने युद्ध के लिए अपनी सहमति नहीं दी। उसमें एक उन्होंने DNI तुलसी गबार्ड का नाम लिया था और एक नाम लिया था जेडी वैंस का। और
आपने सही कहा कि जेडी वेंस जो है उन्होंने युद्ध के ऊपर कभी कोई आगे बढ़कर बयान नहीं दिया, काफी पर्दे के पीछे रहे। ऐसा नहीं कि ऑफ लेट वो इससे दूर हो रहे हैं, वो पहले से ही इस ख्याल के नहीं थे कि हमला किया जाए। और वो जो वजह अगर मैंने जाननी चाहिए तो जो पता चली वो ये कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो सलाहकार थे, जो फौजी सलाहकार थे, उनकी भी ये राय थी कि अभी हमला न किया जाए। और हमला न करने की सलाह को ट्रंप ने ओवर रूल कर दिया। और खासतौर पे 28 फरवरी की रात को जिस तरीके से इजराइल ने पहले हमला शुरू किया और फौरी बाद उसके तुरंत बाद जो है वो अमेरिका ने भी अपने हमले शुरू कर दिए। तो इस तरह से ओवर रूल कर दिया ट्रंप ने अपने तमाम सलाहकारों को जो इस मिजाज के थे कि ईरान पे हमला करना मुनासिब नहीं है। तो जेडी वेंस उसी में से थे, लेकिन ट्रंप के सामने कौन बोल सकता है, तो उन्होंने अपने आप को खामोश रखा। अभी जो आप कह रहे हैं कि वो अनमने ढंग से, देखिए वो ही एक वार्ताकार है जिसके लिए जो मुझे जानकारी मिली है, जिसके लिए ईरान भी रजामंद हुआ है। और चीन के टच में भी जेडी वेंस थे, क्योंकि चीन ने भी ईरान को समझाया है, अपना असर ईरान पे जो उसका है वो दिखाया है, और तभी ईरान जो है 15 दिनों के सीज फायर के लिए भी तैयार हुआ। तो जेडी वेंस जो है क्योंकि वो युद्ध के खिलाफ थे, यानी इन हमलों के खिलाफ थे, तो वो एक ऐसे शख्स के तौर पे उभरे जिनके साथ बातचीत हो सकती है। और इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट वेंस को ट्रंप ने भी अपनी तरफ से भेजा है, क्योंकि वही एक बीच का रास्ता लेकर चलते नजर आ रहे हैं। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। आपने चीन का मसला उठाया है। ऐसा लगता है कि चीन जो है वो दोनों तरफ से, ना सिर्फ उसमें अमेरिका में तो बयान आ ही गया है डोनाल्ड ट्रंप का कि चीन पूरी तरीके से इस मसले में शामिल था, और दोनों ही पक्षों को वो उसने नज किया कि अब आप सीज फायर का ऐलान कीजिए और शांति वार्ता के लिए बैठिए। तो मुझे लगता है कि चीन की इस पहलकदमी के बावजूद, इस हस्तक्षेप की वजह से ईरान के लिए इस बातचीत से पीछे हट पाना संभव नहीं होगा। देखिए, जहां तक चीन की वस्तुस्थिति की बात है, तो ये चीन था जो 90% ईरान का तेल तब भी ले रहा था जब ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध था। तो चीन को आर्थिक फायदा, एक जो आर्थिक संबंध है ईरान से, वो बनाकर वो चल रहा था। अब जब युद्ध इस तरह से छिड़ा है, चीन एक ऐसी पोजीशन में है जहां पे उसको दोनों तरफ से फायदा है। युद्ध अगर लंबा खींचे, क्योंकि देखिए चीन एक ऐसी ताकत है जो आर्थिक तौर पे अपने आप को मजबूती देता है। किसी इलाके में वो आर्थिक युद्ध लड़ता है और आर्थिक तौर पे अपने आप को मजबूत करने, इसलिए वो कभी भी डायरेक्ट युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो आम कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं होगा। वो बयान जो है वो ईरान के पक्ष में दे रहा है, अमेरिका के खिलाफ दे रहा है, पर्दे के पीछे वो एक मीडिएटर के तौर पे काम भी कर रहा है। हालांकि फोरफ्रंट पे उसने अपने जूनियर पार्टनर पाकिस्तान को रखा हुआ है। अब जो है सिचुएशन क्योंकि बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, और चीन को भी एनर्जी की जो निर्बाध सप्लाई है उसमें भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि चीन के कुछ ऐसे डिप्लोमेट से मेरी बात हुई थी, हमने जानना चाहा था कि आपको तो तेल पूरा मिल रहा होगा, क्योंकि आप तो तेल ईरान से उठाते हैं, तो ईरान अपने यहाँ से जो तेल जाने दे रहा है उसमें तो कोई बाधा डालेगा नहीं, चाहे हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम से हो या फिर जो पूरब में चाबहार जैसे पोर्ट है वहां से। तो उन्होंने कहा नहीं, दिक्कत हमें भी हो रही है। तो जब दिक्कत का लेवल इस तरह बढ़ गया है कि चीन को भी तेल की आपूर्ति में मिडिल ईस्ट से, खासतौर पे ईरान से आपूर्ति में दिक्कत होने लगी, तो वो भी ये चाहता है कि जंग रुक जाए। और अहम बात यह भी है कि अगर जिस तरह की बमबारी की धमकी दी थी ट्रंप ने, अगर वो करता तो ईरान का भी तो नुकसान है। ईरान को भी तो किसी पॉइंट पे जाके मानना पड़ेगा ना कि हमको युद्ध रोकना है, सीज फायर के लिए बात करनी है, बातचीत की टेबल पर आना है। अब उसने एक कमजोर नस जो है हॉर्मुज स्ट्रेट तो पकड़ लिया है। और दूसरी बात यह भी है कि अमेरिका, आपने सही कहा कि वो अब इस युद्ध में इस तरह से फंस गया कि वो बाहर निकलने का एक एग्जिट वे जो है वो देख रहा था। और तभी आपने देखा ट्रंप ने किस तरीके से पाकिस्तान को आगे किया, जो एक ड्राफ्ट ट्वीट का जो विवाद चल रहा है। वैसे तो देखिए उसका जो मतलब है वो साफ तौर पे ये है कि एक डिस्परेशन में ट्रंप जो है वो आकर उन्होंने बोला कि इस तरह के ट्वीट करो, उस पर मैं हाँ कहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान भी ऑन बोर्ड था, तभी ईरान ने भी उस प्रस्ताव को माना और 15 दिनों के सीज फायर के लिए वो तैयार हुआ। तो पाकिस्तान अपना रोल जो है वो काफी लंबे समय से इस तरह की बिसात बिछाता रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि 2024 में आपको याद होगा कि ईरान ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों में हमले किए थे, जहां से उसका कहना है कि टेररिस्ट जो है वो ईरान की जमीन पर आकर हमले करते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएशन किया था ईरान के इलाकों में,
और दोनों देश जो है भिड़ते नजर आए थे। उस वक्त हालांकि सऊदी अरब जैसे देशों ने बयान दिया था कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ही उस मामले को सुलझाया था। और जो एक मुस्लिम ब्रदरहुड की बात है कि हम दोनों देश इस्लाम से जुड़े हुए देश हैं और हमें जो है आपस में नहीं लड़ना चाहिए, तो उस समय जो समझ पैदा हुई उसका एक फायदा ये हुआ कि आसिम मुनीर जो है वो ईरान को बेहतर समझते हैं, पहले से भी समझते होंगे, लेकिन अमेरिका के दिमाग में बात बैठ गई, ट्रंप के दिमाग में बात बैठ गई कि ईरान को पाकिस्तान बेहतर समझता है, तभी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एलाय किया। हालांकि और भी बहुत सारी वजह हैं, जो जिस तरह से उनका संबंध नजदीकी आसिम मुनीर के साथ है या शहबाज शरीफ को जिस तरह से वो साथ लेकर चलते हैं, तो अब पाकिस्तान जो है वो एक तरह से एक्सेस बन गया, एक धुरी बन गया है जहां पर ये बातचीत होने जा रही है, अगर लास्ट मोमेंट में ईरान बैक ऑफ नहीं करता है तो। और बैक ऑफ तब करेगा जब लेबनान पे कोई बात ना बने। तो अब जो चीन है वो उसके लिए बड़ा मुफीद है कि ये जंग जो है वो रुक जाए, क्योंकि अब आगे बढ़ी तो चीन के आर्थिक हित पे भी खतरा है। अमेरिका जो है, अगर मान लीजिए ये बातचीत असफल होती है तो अमेरिका, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारी सारी सेनाएं जो हैं अभी मौके पर मौजूद रहेंगी और पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहेंगी, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका दोबारा से जंग शुरू करने की हालत में है। हालत में नहीं है, लेकिन देखिए देखिए बिल्कुल ये अमेरिका जो है या ट्रंप जो है इसको नाक का सवाल बना चुके हैं, और नाक का सवाल बनाए जाने की वजह से ही ये युद्ध इतना लंबा चला है और उन्होंने सभ्यता तक खत्म करने जैसी धमकी दे दी। इससे ज्यादा धमकी वो क्या दे सकते थे। और फिर 1.5 घंटे पहले जब डेडलाइन खत्म हो रहा था तो उन्होंने एक तरह से बैक ऑफ किया। मुझे ये लगता है कि ईरान का जितना कुछ स्टेक पे है उससे ज्यादा अमेरिका का स्टेक पे है। ईरान तो कुर्बानी की बात कर रहा है, वहां के राष्ट्रपति ने कह दिया कि ठीक है हम कुर्बान होने को तैयार हैं। 1.4 जो मिलियन लोग हैं उन्होंने कुर्बानी की वहां पे बात कर दी। लोग ह्यूमन चेन बनाने लगे, लोग वहां पर संगीत बजाने लगे जहां पे अटैक होने का खतरा, यानी पावर प्लांट और उन सब ऐसे जो इंस्टॉलेशन है उसके आसपास। तो ईरान तो एक तरह से बिल्कुल इस तैयारी में बैठा है, जितना मारना मार लो लेकिन हम अपने स्टैंड को नहीं छोड़ेंगे। तो फर्म स्टैंड लेके ईरान चल रहा है। जो अमेरिका के पार्ट पे जो एक सख्ती दिखाए जाने की बात है वो मैक्सिमलिस्ट के तौर पे दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा दबाव डाल के कम से कम कुछ तो हासिल कर लें। लेकिन हॉर्मुज के जो गले की नस जो पकड़ ली है ईरान ने, वो उसका सबसे बड़ा बार्गेन पावर है। इसलिए हमने देखा है कि जब लेबनान पे हमले नहीं रोक रहा है तो उसने आवाजाही जो शुरू होनी थी उसको फिर से रोक दिया। 10 जहाज ही पिछले 24 घंटे में पार कर पाए हैं, और वहां पे वो भी लेवी की चुंगी की वो जो बात है, वो जो फ्रेमवर्क का हिस्सा है उसकी वो बात कर रहा है। तो अमेरिका, आपका जो सवाल है कि अमेरिका फिर से हमला करेगा, उसको करना पड़ेगा क्योंकि नाक का सवाल उसने बना लिया है। लेकिन देखना है कि क्या एक ऐसा जो 15 सूत्री फॉर्मूला जो अमेरिका की तरफ से दिया गया है और जो 10 सूत्री फॉर्मूला ईरान की तरफ से दिया गया है, उसमें जो गैप है उसको कैसे भरने की कोशिश होती है। और ट्रंप क्योंकि खुद कहते हैं कि वो बिजनेसमैन है, आपने देखा होगा कि जब ये चुंगी की बात ईरान करता है, इस बीच में ट्रंप ने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम भी चुंगी में शामिल हो जाएंगे, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अगर ईरान जो है वो चुंगी लेने की बात करता है तो ट्रंप चाहेंगे कि उस पैसे का फायदा जो है उनको भी मिले, वो भी उठाएं। और अगर ऐसी कोई सहमति बन जाती है, देखिए ओमान को लेकर साथ चला था, ओमान ने कह दिया कि हमें नहीं चाहिए चुंगी क्योंकि हम इंटरनेशनल लॉ से बंधे हुए हैं, हम चुंगी नहीं लेंगे। अब ईरान अगर इस पे अड़ा रहता है और ईरान और अमेरिका आपस में कोई ऐसा समझौता कर लेते हैं कि हम ठीक यहाँ से टोल वसूलते हैं, तो फिर तो एक तरफ अमेरिका दुनिया के देशों को ये तैयार भी कर रहा है कि भाई अगर ऐसी कोई बात अपनाए ईरान तो जमकर विरोध करना है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि वो डीलर है तो वो डील कर लेंगे, तो आपको कल को ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि ईरान और अमेरिका मिलकर वहां पे कोई टोल टैक्स लगा रहे हैं। हमले की जहां तक बात है तो ये अगर बात नहीं बनती है तो नाक का सवाल क्योंकि अमेरिका ने बनाया हुआ है तो हमले उसको शुरू करने पड़ेंगे। जी उमेश शंकर, आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डील हो जाएगी। जहां तक मुझे याद है, ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद जीसीसी कंट्रीज में से शायद किसी एक का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्री नेविगेशन एक रीजनल मुद्दा है और हम इसे एक रीजनल मुद्दे की तरह ही सुलझाएंगे। और शायद बाकी जीसीसी कंट्रीज में भी इस बात को लेकर खलबली मची हुई है कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एकाधिकार नहीं होना चाहिए।
लेकिन अभी क्योंकि पहला मसला युद्ध की समाप्ति का जो सीज फायर है उसको पूर्ण युद्ध विराम में तब्दील करना है, तो शायद मुझे लगता है कि उसके बाद जो है जीसीसी कंट्रीज ईरान के साथ इस मसले पर भी बात करेंगी कि आपका एकाधिकार इस पूरे मामले में नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने जिक्र भी किया कि ओमान ने ये कहा कि ओमान के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से बयान आया कि जितने भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं वो उसका पार्ट है, और फ्री नेविगेशन जो है वो यहाँ पे, क्योंकि वो मानव निर्मित नहीं है, तो फ्री नेविगेशन के की व्यवस्था को वो मानता है। जहां तक और बाकी जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनकी बात है, तो अगर वहां पे कोई लेवी लिया जाता है, कोई चुंगी ली जाती है, तो आयात निर्यात दोनों महंगा हो जाएगा, क्योंकि जहाज के गुजरने पे अगर वहां पे टोल टैक्स अगर लिया जा रहा है तो ये जो है वो महंगा हो जाएगा। अब माल ढुलाई महंगा हो जाएगा जहाजों पर लेवी लगाए जाने की वजह से, और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो हर एक वस्तु पे पड़ेगा। उधर से आने वाले तेल पे पड़ेगा, अगर हमारे इंडिया में भी तेल आता है तो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाता है तो, और वापस में जो भी जो जरूरी सामान उन कंट्रीज को जाता है, खाने की चीजें हैं या बाकी चीजें, तो वो महंगी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जीसीसी कंट्रीज कभी नहीं चाहेंगी कि इस तरह की चुंगी जो है वहां पे आयात की जाए। लेकिन मेरा पॉइंट फिर यहाँ ये है कि ट्रंप को क्योंकि फायदा दिखता है, जब भी वो सिर्फ पैसे, पैसा पैसा पैसा, टैक्स टैक्स, टैरिफ, पैसा, ये जितने तरह के उनके बयान आते हैं और जो इंटेंशन उनका लगता है कि कैसे कहां से पैसा कमाया जाए। अभी भी देखिए सीज फायर, नो सीज फायर, या एक ट्वीट के जरिए बहुत ज्यादा प्रेशर बनाना, दूसरे ट्वीट के जरिए उस प्रेशर को रिलीज कर देना। कहा यह जा रहा है कि इस बीच में भी जो उनके जो लोग हैं वो शेयर मार्केट से पैसे कमा रहे हैं, कि तेल का दाम ऊपर बढ़ता है, फिर वो बाइंग होती है, नीचे गिरता है, जो भी है, मैं आर्थिक जानकार नहीं हूं आर्थिक मामलों का, लेकिन वो पैसा तो इसमें बना रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर ट्रंप को मुफीद लगा तो वो बाकी जीसीसी कंट्री के हितों को कहां वो अभी ध्यान रख रहे हैं, उनके सैनिक अड्डे हैं, इस वजह से ही तो जो रिटेलिएशन है ईरान का वो इन देशों पर हो रहा है और उनको भुगतना पड़ रहा है। तो क्योंकि एक डिपेंडेंसी जीसीसी कंट्रीज जो हैं उनका अमेरिका पर है, और वो इस युद्ध में भी साफ तौर पे नजर आया है। अगर हथियारों की बात करें तो अमेरिका जो है वो 54% हथियार तक सऊदी अरब को वो देता है। बाकी अगर बात करें दूसरे देशों की, तो कई देश तो मेरे ख्याल से बहरीन तो 94% तक हथियार जो है वो अमेरिका से लेता है। तो सारा डिपेंडेंसी जो है सैन्य तौर पे वो इन देशों का अमेरिका पर है। तो कौन सा मंत्र मारे, साम दाम दंड भेद की कौन सी नीति अपनाए कि उनको मना लें और वहां से पैसा बनाना शुरू कर दें। तो ये एक स्थिति ऐसी जो है वो बन सकती है। मुझे तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा। ये बातचीत कल शुरू हो पाएगी तो कितने वक्त पे, तो किसी कोई टाइम का कुछ हमें अंदाजा है कि कब बातचीत शुरू हो सकती है, दोपहर बाद या दोपहर से पहले? ये देखिए, जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है लेविट, उन्होंने ये कहा था कि शनिवार सुबह ये बातचीत होगी। अब जो जैसा कि हमने बातचीत की शुरुआत में ये चर्चा की कि क्योंकि लेबनान को लेकर मसला फंसा हुआ है और जब तक वो एक तय नहीं हो जाता कि इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत जो है वो पहले हो जाए, क्योंकि उसके लिए भी जो दिन और तारीख जो आ रही है वो मंगलवार की आ रही है और कल अभी शनिवार ही है। तो क्या ईरान 3 दिनों के बाद उस बातचीत का इंतजार करेगा, उसके पहले ये बातचीत कर लेगा? लेकिन ईरान भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि यह बहुत मुश्किल से मौका है और बार बार जरूरी नहीं है कि आप किसी को डोमिनेट कर लो। अभी तो ईरान डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कल को स्थिति और जो है वो खराब हो सकती है। ठीक है, ट्रंप भी इस जिद में आ जाएंगे कि चलो लड़ना है तो लड़ना ही है। तो मुझे लगता है कि ये अगला जो 3-4 घंटा है या 5 घंटा काफी अहम है, क्योंकि बंदर अब्बास से इस्लामाबाद पहुंचने में बमुश्किल 1.5 से 2 घंटे लगेंगे हवाई जहाज को, जिस तरह से वहां पे हवाई जहाज तैयार है। और क्योंकि अमेरिका की टीम वहां से चल पड़ी है, और जब तक उनको इस बात का 99% भरोसा नहीं होता कि ईरान की टीम आएगी, तब तक वहां से वो चलते नहीं। अब सोचिए कि अमेरिकी टीम आ जाए और ईरान की टीम ना पहुंचे तो एक और भट पिटने वाली बात होगी अमेरिका के लिए। तो उन्होंने भी इस बात को लेके वजन तौल लिया होगा। और तभी, और आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि ट्रंप की तरफ से इजराइल को भी मनाने की कोशिश हो रही है, और उसी के बाद नेतन्याहू की तरफ से यह बयान आया है कि वो लेबनान से सीधे बात करेंगे। तो अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी इजराइल पे चल नहीं रही है, ट्रंप की चल नहीं रही है। लेकिन पर्दे के पीछे इस पूरे विवाद को सेटल करने की कोशिश चल रही है, और अगले 4 से 5 घंटे में तय हो जाएगा कि क्या कुछ
होने जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए उमा शंकर। थैंक यू।